नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। महाबहस की शुरुआत से पहले सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं आज दिन भर की राजनीतिक हलचल और बड़े सियासी बयान पॉलिटिकल पंच में। जहां पर बुलडोजर से चल करके कई थानों को क्रॉस कर करके लोग यहाँ आए, तोड़ फोड़ से लेकर के हमला किया है। उनका इरादा क्या था? उनका इरादा ये भी रहा होगा कि जान ले लें। लड़ाई ये विचारों की है, ये तोप तलवार की लड़ाई नहीं। जो सामंती व्यवस्था के पोषक लोग हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, उन सांप्रदायिक शक्तियों से समाजवादी पार्टी पीडीए की शक्ल में मजबूती के साथ लड़ रही है। वो वापस ले लेना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी पहले अपने ही गुंडों को, अपने ही दल के लोगों को भेज करके माहौल खराब करती है, फिर आगड़ों में, पिछड़ों में, दलितों में आपस में कैसे लड़ाई हो जाए इस प्रकार की साजिश रचती है। और उसी का एक यह जीता जागता उदाहरण है कि आगरा गए, कौन से बलिदानी वीर हैं जहां वहां आगरा जा करके वो बड़ा तीर मारने जा रहे हैं। जब हैदराबाद के निजाम ने वहां पर अत्याचार करना प्रारंभ किया तो बाबा साहब ने हैदराबाद के हिंदुओं को और खास तौर पर अनुसूचित जाति से जुड़े हुए लोगों को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि देखो, कुछ भी हो, मैं सभी हैदराबाद रियासत के निवासियों से कहूंगा और खास तौर पर हिंदुओं से कहूंगा और खास तौर पर अनुसूचित जाति के लोगों से कहूंगा कि वह किसी भी स्थिति में इस्लाम स्वीकार न करें, कतई दबाव में न आए। अगर उनके सामने बचाव का कोई अंतिम संकट खड़ा हुआ हो तो वे वहां से प्लान करके महाराष्ट्र की तरफ आ जाएं, लेकिन वे इस्लाम स्वीकार न करना। आम आदमी के हितों के लिए जो उसमें प्रावधान किए गए उसकी चर्चा करने के लिए पार्टी आज रोड में बना रही है। और हमारे इस अभियान के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल जी आए हैं। निश्चित रूप से हमारा यही उद्देश्य है कि विपक्ष का जो एजेंडा है नेगेटिव, इस बिल के बारे में उसे नाकाब करने का काम करेंगे, बेनकाब करने का काम करेंगे। देखिए, बंगाल के अंदर जो इस समय स्थिति है, ये ममता बनर्जी जानबूझ करके करा रही है। मुझे तो अफसोस है उन लोगों पर जो लखीमपुर जा रहे थे, हाथरस जा रही थी, वो चंपा चमेली, एक पप्पू, वो कहाँ गुम हो गए? हिंदुओं को मरवाने का ठेका तो इन लोगों ने ले रखा है। पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये सब ना हो, बल्कि ये तक कहा जाता है कि वही लोग इसमें, पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वही इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये बहुत देश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। उनको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वायलेंस से कभी भी कोई प्रॉब्लम एक तो सॉल्व नहीं होती। बड़े बड़े लोग जो फिलिस्तीन का बैग उठाते हैं, जब हिंदुओं पे अत्याचार होता है, चाहे बंगाल में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे कश्मीर में हो, सबकी बोलती बंद हो जाती है। क्या हो गया? क्या हम ये समझे कि हिंदुओं का कोई रक्षक नहीं है, या ये समझे कि हिंदू इस देश के नागरिक नहीं है, या हमको ये समझना चाहिए कि हिंदू के ऊपर कुछ भी होता रहेगा तथा कथित पार्टी और पार्टी के लोग बोलेंगे नहीं? ममता का प्रश्रय है वो आदि, हम अगर कहें कि वो हिंदू है, आदि मियाँ है, तो उसको ममता ये बेगम है, उसका नाम ही उसका रखा जाए बेगम। अब न्यायपालिका पर भरोसा करना चाहिए, न्यायपालिका पर भरोसा करना चाहिए। सारे तथ्य सामने हैं, जांच उसकी चल रही है। अब उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसे जांच एजेंसी अपना निर्णय लेगी। तो पॉलिटिकल पंच में हमने आपको सुनवाई आज दिन भर की तमाम राजनीतिक हलचल, पक्ष और विपक्ष किसने किसके लिए क्या कहा। उत्तर प्रदेश में दलित वोटों की सियासत न सिर्फ तल्ख हो रही है बल्कि बाबा साहेब के इर्द गिर्द घूम रही है। सीएम योगी ने गोरखपुर के अंदर संविधान संवाद के कार्यक्रम के दौरान हैदराबाद के निजाम का जिक्र किया और कहा कि अत्याचारों के खिलाफ बाबा साहेब अड़ गए थे। उन्होंने दलितों, वंचितों के जबरन धर्म परिवर्तन को रोका
और साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कांग्रेस और एसपी ना बाबा साहेब का सम्मान करते हैं और ना ही संविधान का। वहीं आगरा पहुंचे अखिलेश यादव ने संविधान को अपनी ढाल बताया और पीडीए के नए कुरुक्षेत्र की बात कही। इससे पहले मायावती दलित और मुसलमान वोटर्स को एसपी से होशियार रहने की अपील कर चुकी हैं। और पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि आखिर सीएम योगी ने निजाम के बहाने किस पर प्रहार किया। तो वहीं योगी के अंबेडकर मंत्र से क्या मायावती और अखिलेश यादव टेंशन में आएंगे, इस पर आज की महाबहस करेंगे। और महाबहस में सबके लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ धर्मेंद्र राय जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी, प्रवक्ता सपा, राकेश गौतम जी हमारे साथ हैं, बसपा के समर्थक, प्रियंका गुप्ता जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, और प्रभात त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से बहस की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को वो सवाल जिसके इर्द गिर्द आज की पूरी डिबेट रहने वाली है। तो सवाल नंबर 1, निजाम की बात पर योगी का किस पर प्रहार। निजाम को लेकर जो उदाहरण मुख्यमंत्री योगी ने दिया, दरअसल वो किसकी तरफ इशारा था। और सवाल नंबर 2, मायावती का एसपी परिवार दलित मुसलमान रहे होशियार, ये बहन जी मायावती पूर्व में कह चुकी हैं और दोनों को ही दलितों और वंचितों के खिलाफ बता चुकी हैं। योगी का अंबेडकर प्रण, मायावती अखिलेश को टेंशन। तो आज मंच से जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब अंबेडकर का जिक्र किया और बताया किस तरह उन्होंने धर्मांतरण को रोका, दलितों से यह अपील की कि वो किसी की बातों में ना आए और धर्मांतरण ना करें। और इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। बहस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहां पर धर्मेंद्र राय जी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र राय जी, एक बार फिर से पीडीए और ये दलित पॉलिटिक्स जो है वो पीक पर जाती हुई दिखाई दे रही है, इसका क्या कारण है? मैं न्यूज 18 के सभी दर्शकों को बहुत प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और जो बात चल रही है पीडीए, देखिए आज हिंदू मन पूरे देश का, उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश का हिंदू मन एक हो रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने देखा होगा कि उनके अंदर एक विश्वास और आपसी जो प्रगाढ़ता है, बहुत सारे लोगों ने हमें जो तोड़ने का प्रयास किया है, वो धीरे धीरे उनकी मंशा, कुत्सित मंशा विफल हो रही है। आपने कुंभ में देखा, वहां कोई भेद नहीं, सारे इतने 60 करोड़ लोग अगर आते हैं प्रयाग में, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। ठीक है। और जिन लोगों को अभी भी लगता है कि हिंदू आपस में बंट जाएंगे, समाज बंट जाएगा और वह हो जाएगा, अभी हमारे पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने अभी आप चर्चा कर रही हैं, वो प्रसंग आया था, सारी दुनिया जानती है कि बाबा साहब के लिए बहुत सारे प्रलोभन थे। जब निजाम हैदराबाद ने एक बहुत बड़ा प्रलोभन दिया था और बाबा ये तो साहब बताइए, ये निजाम का जो उदाहरण मुख्यमंत्री ने दिया है, ये दरअसल किसको संदेश है, किसकी तरफ कहा इशारा था ये कि हमारी बात हो जाने दें कि हमारे करोड़ों लाखों करोड़ों लोग शुभचिंतक, अनुयायी हिंदू रीति रिवाज, हिंदू परंपरा से जीते आए हैं। मैं दूसरा धर्म नहीं अपना सकता। देश में जब भी हिंदू एकता पर संकट आया है, बाबा साहब खड़े हो गए हैं। इस बात को सबको समझने की आवश्यकता है। उन्होंने भगवान बुद्धम शरणम गच्छामि, आप देख सकती हैं कि भगवान बुद्ध के शरण में गए और सारी दुनिया जानती है। जब कश्मीर का प्रकरण आया, बाबा साहब इस पर सहमत नहीं थे कि 2 विधान 2 निशान और 2 प्रधान हो। ठीक है, तो सारे देश को एक सूत्र में बांधने वाले। फिर लौटेंगे आपके पास, बाकी पैनलिस्ट की भी बात एक बार सुनते हैं। अशोक यादव जी, जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम मुखर रूप से भाजपा ले रही है और एक एक चीज इतिहास में जाकर के बता रही है कि वो किसके खिलाफ थे, किसके साथ थे, वो धर्मांतरण का विरोध कर रहे थे, उन्होंने सबको एकजुट करने का काम किया, तो ये सीधे तौर पर इशारा आप लोगों के लिए भी है और निजाम का जो उदाहरण है वो संदेश हैदराबाद तक भी है कि आप लोग दलितों को अलग करने की कोशिश ना करें। देखिए आस्था जी, मुझे लगता है कि बाबा साहब को लेकर के जो माननीय योगी जी ने बोला, तो कम से कम उनको इस बात का संज्ञान होना चाहिए कि बाबा साहब हिंदू धर्म छोड़ने के लिए उनको मजबूर किसने किया। हिंदू धर्म छोड़ने के लिए मजबूर इन्हीं मनुस्मृति मानने वाले लोगों ने किया जो आज भाजपा में है। आज देखिए, उस समय भी दलित समाज के साथ उनके गले में हाड़ी और पीछे झाड़ू बांधने का काम यही भाजपा की विचारधारा और मनुस्मृति मानने वाले लोगों ने किया, और आज भी वही लोग योगी सरकार के साथ मिलकर के करणी सेना के रूप में वही लोग
तलवार और भाला और बंदूक लेकर के हमारे दलित सांसद को और दलित समाज को, पीडीए समाज को डराने का काम कर रहे हैं। और उसी डर को दूर करने के लिए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने गए थे वहां पे हमारे सांसद घर, और उन्होंने एक स्पष्ट संदेश दिया। और वो संदेश क्या था कि गोवर्धन उंगली उठे रुके इंद्र के नीर, भय चिंता वो ना करें जिनके मित्र अहीर। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि जिनके मित्र वो अखिलेश यादव जी जैसे लोग हैं, वो पीडीए समाज भय चिंता न करे। हम लोग सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण के वंशज हैं, और इन जैसे जो आतंकवादी टाइप का जो बिहेव कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तलवार और भाला लेकर के, बंदूकें लेकर के, योगी सरकार के इशारे पर हमारे पीडीए समाज को जो डराने धमकाने के जो उनकी नीति है और उनकी जो नीयत है, इसको हम लोग सफल नहीं होने देंगे आस्था जी। और मैं लौटूंगी आपके पास, ठीक है। मुझे लगता है धर्मेंद्र जी इस पर कुछ जरूर कहना चाहते होंगे, लेकिन एक बार सबकी बात पहले आ जाने दीजिए। प्रियंका गुप्ता जी, सबसे ज्यादा आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया जाता है ये कहते हुए कि उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं किया, यहां तक कि स्मारक भी उनके नाम का नहीं बनने दिया, और बीजेपी इस चीज का क्रेडिट लेती है। और अब तो बार बार बाबा साहेब का नाम लिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इतिहास में वो क्या क्या करना चाहते थे, किस किस पार्टी ने उनको रोका। बहन जी मायावती कह रही है कि सावधान रहिए बाकी दलों से। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। उनके जीते जी उनकी शव यात्रा निकाल दी, और संविधान बनाने में अगर किसी का योगदान है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का योगदान है। निर्दलीय लड़े थे वो, उस समय वो चुनाव हार गए थे, फिर भी उनको पूरा पूरा सम्मान दिया गया। और हम आज भी मानते हैं कि उनके सम्मान हमने नहीं किया, बल्कि उन्होंने देश का सम्मान किया, क्योंकि उन्होंने भारत का संविधान रच दिया। और भारत का संविधान ना मानने वाले लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, वही है जो भारत के संविधान को भी जो है बोलते हैं कि हम 400 सीट ले आएंगे, भारत का संविधान बदल देंगे। और संसद के अंदर इनके बड़े नेता कहते हैं कि भाई बाबा साहब का अपमान करते हैं। सबने देखा, ये देश ने देख लिया आप लोगों के झूठ, कांग्रेस के लगातार झूठ को झूठ उजागर होता गया, पूरे देश ने देख लिया। आप गरीबों को आज भी चाहते हैं कि वो गरीब रहें, उनके मन को आप गरीब करना, उनको प्रलोभन दिया। मैं आपको अलग से समय दूंगी धर्मेंद्र जी, 8,500 एक बार प्रियंका जी को बात समाप्त करने दीजिए, उसके बाद एक कमेंट हम प्रभात त्रिपाठी जी से लेंगे और फिर आपको बोलने का मौका मिलेगा। ठीक है, आप सपा पर भी बोलना चाहते हैं, कांग्रेस पर भी बोलना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ देर का सब्र करिए, कुछ देर का सब्र। मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगी। प्रियंका जी 10 सेकंड खत्म करिए बात। अरे भाई, सबसे पहले तो ये उठा के देख लें एनसीआरबी का जो डाटा है, दलितों पर अत्याचार अगर पूरे देश में होता है 50,000, तो उत्तर प्रदेश में होता है 12,000 के करीब। तो उत्तर प्रदेश दलित में अपराध में नंबर 1 है। और आपको मैं रिसेंट की कुछ घटनाएं बता दूं। एक मूक बधिर बच्ची के साथ में जो बलात्कार किया गया, उसके बाद उसके अंगों के साथ जो खिलवाड़ किया गया, उसके बाद भी किसी भी नेता मंत्री ने निकलकर उस पर 2 शब्द नहीं कहे। क्यों नहीं कहे? क्योंकि ये मनुवादी सोच के लोग हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अगड़ी जाति को समर्थन करते हैं, और जो दलित के साथ अत्याचार होता है उस पर ना कोई बुलडोजर चलता है, ना ही कोई जो है आप देखते इनकाउंटर होता है। मैं पूछना चाहती हूँ सवाल कि क्या न्याय की प्रणाली आपने जाति और धर्म देखकर बनाई हुई है? आपने जो आगरा में तांडव देखा, उसके बाद क्या आप कह सकते हैं कि वो बच्चे जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए वो हथियार लहरा रहे हैं? आपने बेरोजगार की टीम बना रखी है, और बेरोजगार ही आज इस देश में इस तरह की जो है पूरी भीड़ इकट्ठा कर ली है। और आज आप देखिए कि 86% जो इंजीनियर्स हैं उनके पास फिलहाल 50% ऐसे MBA स्टूडेंट्स हैं जिनके पास जॉब नहीं है। ऊपर से आप ये देखिए आरक्षण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? प्राइवेटाइजेशन। मैं दोबारा लौटूंगी। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार। प्रभात त्रिपाठी जी, सीधा सवाल आपसे ये कि निजाम की बात की आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, दरअसल किस पर प्रहार किया, किस ओर ये इशारा? देखिए आस्था जी, उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव के पहले सारे राजनीतिक दल एक ऐसी होड़ पे लग गए हैं कि आखिर बाबा भीमराव अंबेडकर किसके हैं। 2014 के बाद जिस तरीके से दलित वोट पूरा जो है एक भारतीय जनता पार्टी के पास, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, आया, और उसके बाद जिस तरीके से एक बेचैनी इन दलों में। अब अखिलेश यादव ने आज कहा कि पीडीए का, आज वो आगरा गए, उन्होंने कहा कि पीडीए के ऊपर जो है पिछड़े दलित और अक़लियत में बड़ी संकट है और उनको डराया जा रहा है, उनको ये किया जा रहा है। ये पूरी राजनीति जो है आस्था जी एक ऐसे केंद्र बिंदु पे आके टिक गई है। 10% 12% का जो 15% वोट बैंक का खेल है, कि आखिर दलित और पिछड़ा और अगड़ा
माइनॉरिटी वोट हमारे पास है, उनको ये लग रहा है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत कमजोर है। वो सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी अपना सीधे बाइपोलर वो मान के चल रही है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव में उनको पीडीए के फार्मूले में 37 सीटें मिली थी, अब हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ ने आज जो बात कही वो निश्चित तौर पे देखिए, योगी आदित्यनाथ जी अपना कामकाज में लगे हुए हैं। और मैं ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से ये आगरा आज ऊपर आया है कि वो जिस तरीके से रामजी लाल सुमन ने बयान दिया संसद के अंदर, अरे आप उस बयान को वापस ले लेते, लेकिन वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं लेकिन वो अपने नेता के साथ खड़े हैं और उनके घर जाकर उन्होंने संदेश दिया कि वो हर हाल में अपने नेता कार्यकर्ता के साथ बने रहेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐतराज किस बात का था, इस पर पूरी पार्टी खामोश है। की जब बात कर रहे हैं, नहीं निश्चित तौर पे देखिए, एक राष्ट्रीय नेता हैं आपको उनके बयान का जिस तरीके से हम कह रहे हैं करनी सेना हो या कोई भी सेना हो, यादव सेना हो, सेना से ये देश नहीं चलता है। जब आप कहते हैं संविधान से देश चलता है तो संविधान का पालन आपको भी करना है, क्योंकि आप राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब आप जाते हैं, प्रवोक करते हैं, इससे समाज बढ़ता है। अगर कोई उन्होंने कोई बात बोली थी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आप दो हाथ करने की बात करते हैं, तो सवाल यही उठेगा कि जब ये राजनीति का मंच सज रहा है, अभी 2 साल 1.5 साल है विधानसभा चुनाव के, आखिर वोट पोलराइज का जो खेल शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में, ये एक समाज के लिए बड़ा भयभीत स्थिति है। धर्मेंद्र राय जी, देखिए, ये लोग बार बार हमारे जातियों में, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार हमारी काम कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी का दर्शन लगातार स्थापना काल से जनसंघ काल और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार सबको जोड़ने का काम करती है, ये समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ये चाहते हैं कि हिंदू जातियों में बटे रहे, मुसलमानों को डराया जा रहा है, डरा के रखा जाए, उनको इस तरह से वातावरण। तो मैं पूछता हूं, अभी कांग्रेस के हमारी वो कह रही थी भारत रत्न क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने बाबा साहब को? बाबा साहब को सम्मान करने वाले श्रद्धेय अटल जी की सरकार में उनको पहले भारत रत्न से नवाजा गया। आज सबको घर घर, हमारे गरीब वर्ग कौन है? गरीबी इस देश में 70 वर्ष तक राज करने वाली सरकार ने गरीबों के लिए क्या किया? आज माननीय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए पंच तीर्थ, बाबा साहब के लिए पंच तीर्थ बनाया आदरणीय मोदी जी की सरकार ने। जहां लंदन में बाबा साहब ने कानून की पढ़ाई की, वहां जाकर देखिए, महू में जहां उनका जन्म हुआ वहां जाकर देखिए, दिल्ली में देखिए, नागपुर में देखिए। मैंने ये सवाल पूर्व में भी आपसे पूछा था कि सबसे ज्यादा आरोप कांग्रेस पर लगते हैं कि आपने इतनी अनदेखी की कि उनके नाम का स्मारक तक नहीं बनने दिया। देखिए, कांग्रेस ने तो इतिहास गवाह है, बाबा साहब को लगातार अपमानित प्रताड़ित करने का काम किया, उनको चुनाव लड़ने से रोका, ये सारी दुनिया जानती है। और बाबा साहब कांग्रेस के हमेशा खिलाफ थे। और अगर आप बाबा साहब के जीवन दर्शन को देखिए तो वो चाहते थे कि पूरा समाज एक रहे, गरीबों की लड़ाई, शोषितों की लड़ाई, शिक्षा का अधिकार, संगठित होने का संदेश। ठीक है, धर्मेंद्र जी बार आप प्रियंका जी की भी बात सुन लीजिए। उसके खिलाफ धर्मेंद्र जी प्रियंका जी की भी बात सुन ली। बोलिए प्रियंका जी। भाई, ये वो लोग हैं जिन्हें ना संविधान मानते हैं, ना देश के झंडे को मानते हैं, सम्मान दिया, 50 साल तक देश का झंडा नहीं लहराया, कौन नहीं मानता भाई? बैठकर ये यहाँ बाबा साहब के कसीदे पढ़ रहे हैं। अरे ये लोग तो शर्म आनी चाहिए लोग को, जो आपका काट की आड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, सबसे ज्यादा अत्याचार, जिनको संविधान पता नहीं है। आपके नेता राहुल जी बोलने दीजिए उनको। अभी वक्त की एक कर्नाटक से सूची आई है, वहाँ बोलने दीजिए उनको। संपत्ति को कांग्रेसियों ने कब्जा कर लिया है। आप जरा पता करिए, आपके झूठ से लगातार आप देश को बांटिए मत, बहुत हो चुका है। ये पाप लगेगा जिन लोगों की कुत्सित मानसिकता इस देश के करोड़ लोगों को आपस में बांटने की बात करते हैं। कभी सुमन जी के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहते हैं, वो दिवा स्वप्न में है। इनके सारे राजनीतिक प्रयोग विफल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की पार्टी, इनका कुछ नहीं होने वाला है। आप देखिएगा कि देश 2047 जो संकल्पित विकसित भारत का संकल्प है वो पूरा होगा। उस दिशा में जिस तरह से विकास चल रहे, सबका
सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, जिस तरह से ठीक नारा है, आदरणीय आप मोदी लोग जी ने नहीं, दिया आपस है, में इस दुनिया तरह देख बात रही मत करें। है। धर्मेंद्र जी शांत रहिए। प्रियंका जी 5 सेकंड खत्म करिए, फिर अशोक जी का कमेंट। अरे मैं पूछना चाहती हूँ कि इनके निजाम में आज डीजे चला ले एक दलित आदमी घोड़ी चढ़ना चाहे, एक दलित आदमी अगर मूछे रखना चाहे, एक दलित आदमी अगर मंदिर जाना चाहे, तो वो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? हमारे भाई हैं, बंधु हैं, हमारे भाई हैं, परिवार के कुटुंब के सदस्य हैं हमारे। ये बंद कर दीजिए। हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, कितनी जगह हो रहा है, क्या पूरे देश में ऐसा ही हो रहा है? अशोक यादव जी, ये भी बड़ा सवाल है। राजनीतिक दल बड़ा चढ़ा के मुद्दा बनाते हैं चीजों को। आस्था जी, सवाल है जनता पार्टी जोड़ने की बात करती है और तमाम बातें करती है कि हम लोग हिंदू समाज को एक कर रहे हैं, तब वो भूल जाते हैं कि योगी सरकार क्या कर रही है। योगी सरकार यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों दलितों आदिवासियों का आरक्षण लूट रही है। योगी सरकार पिछड़ों दलितों आदिवासी अल्पसंख्यकों के घर गिरा रही है, उनको उनका फेक इनकाउंटर करवा रही है। कस्टोडियल डेथ में सबसे ज्यादा उन्हीं का नंबर है। आज जो नारा, आज योगी सरकार के गुंडे, पाले हुए गुंडे अभी प्रयागराज में करछना में क्या किए थे? अरे गेस्ट हाउस कांड भूल गए भाई, के एक बेटे को किया था गेस्ट हाउस कांड। अभी आजमगढ़ में एक दलित की बेटी को किसने मारने का प्रयास किया था? भूल गए 1995 का इतिहास, इसी लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड को आप भूल गए? आप इतिहास सबसे बड़े आप है और योगी सरकार कर रही है। हम हिंदू समाज को एकत्रित कर रहे हैं। अरे आपका जन्म ही हिंदू समाज या हिंदुस्तान को बांटने के लिए हुआ है। हिंदू ही नहीं, सारा देश का। आप लोगों ने तो मुसलमानों को भी डरा के रखा। हमारी सरकार तो चाहती है कि सारे हिंदू मुसलमान सभी लोग इस देश की तरक्की में एक साथ चलें। सब लोग इस देश के नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं। आप लोग बांटने का लगातार प्रयास बंद कर दीजिए। करने का लाइसेंस आपको मिल गया है, पीडीए का शोषण करने का लाइसेंस योगी सरकार को मिल गया है। ये जो सारे रस्साकशी है घूम फिरकर उसी पीडीए के लिए। प्रभात त्रिपाठी जी, जहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए का कुरुक्षेत्र तैयार है और संविधान ही हमारी ढाल है, तो दूसरी तरफ बहन जी मायावती कहती हैं कि उनके बहकावे में मत आइए, दलित और मुसलमान समाजवादी पार्टी के बहकावे में ना आइए। हाँ। देखिए आस्था जी, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी को यह लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है, मायावती कमजोर है, तो दलित वोट पे जिस तरीके से हम इस तरीके की बात करेंगे पीडीए के फार्मूले को लेके, पिछड़ा, दलित और अकलियत, तो ऐसी स्थिति में हमारी पोजीशन विधानसभा चुनाव में अच्छी होगी। वोट पोलराइज करने की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो लगातार अब अभी और कई मुद्दे ऐसे आएंगे। आप देखिएगा कि जब चुनाव होता है तो ये पूरी इस तरीके की एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। अरे दलितों के लिए आपने किया क्या? 5 साल सरकार में आप भी रहे, 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर विश्वास जनता को या दलित मतदाता को नहीं है तो वो सरकार में नहीं आएंगे। लगातार सरकार बन रही है, अगर जनता का विश्वास है तो जनता वोट दे रही है। हाँ। तो सवाल इस बात का है कि ये जो चीजें अब अभी और दिखेंगी आपको, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर समय जाति के आधार पे वोट पड़ता है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बिहार का चुनाव अभी नजदीक है, तो अभी ये जातिगत जो पोलराइजेशन है ये अभी और बढ़ेगा। तो ये जब बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में अभी बहुत से बयान बहादुर अभी और निकल कर सामने आएंगे। जब एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष कह रहे 2-2 हाथ करेंगे, तो आगे आप क्या उम्मीद करेंगे कि और भी नेता कैसा बयान देंगे? तो अभी ये शुरुआत है। आने वाले समय में बिहार चुनाव के पहले आपको और भी ऐसी जातिगत टीका टिप्पणी मिलेगी जिसपे हिंदू समाज या माइनॉरिटी समाज बौखलाता हुआ या आपका जो है करनी सेना हो या आपका ठाकुर हो या ब्राह्मण हो, ये जाति के आधार पे जो समीकरण फिट किए जाते हैं, ये एक बहुत गंदा खेल है। धर्मेंद्र राय जी, डेवलपमेंट के आधार पर बात कीजिए, विकास धर्मेंद्र राय जी, आप देखिए जो जिक्र लोकसभा चुनाव के वक्त हो रहा था कि संविधान खतरे में है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, वो जिक्र उतने मुखर तरीके से एक बार फिर शुरू हो गया है और उसी अंदाज में हो गया है। संविधान परिवारवादी पार्टियां हैं, एक परिवार की सारे लोग समझ रहे हैं। अभी आप जाएंगे, हम लोग काशी से हैं और काशी में चुनाव के समय ही नहीं जोड़ पाए। दलित न यादव के साथ जाने वाला था न यादव, सारे भारतीय जनता पार्टी में यादव भी विश्वास करते हैं। आप चले आइए काशी में, और वहाँ दलित भी विश्वास करते हैं, मुसलमान भी विश्वास करते हैं।
ये पीडीए का जो परिवारवादी संगठन है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये इसको जनता नकार चुकी है। ये सारे प्रयोग ये कर चुके हैं कि कभी कांग्रेस और सपा और बसपा ने मिल के साथ किया, फिर लेकिन कभी इसी कांग्रेस समीकरण और पर तो समाजवादी लोकसभा में पार्टी अच्छी ने सीटें ली हैं एक उन्होंने। धोखा दिया। धर्मेंद्र जी, 2024 के चुनाव में कैसे इसको काउंटर 8,500 रुपए का लालच दिया। आज गाँव में जाइए, पीडीए की बात कर रहे हैं, आप गरीबों कैसे एकजुट रखिए? तो इनकी जो शोषण की मानसिकता है, आज भी उससे कांग्रेस उभर नहीं पाई है। ये चाहते हैं कि हम वोट को खरीद लें। तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सारे लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं कह सकता हूं कि 2027 नहीं 2029 में इन लोगों के सारे प्रयोग विफल हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत का निर्माण दिखाई दे रही है। बार बार इसका जिक्र हो रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी। देखिए, महाराष्ट्र आप में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में दलित वोटों की सियासत न सिर्फ तल्ख हो रही है, बल्कि बाबा साहेब के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान संवाद के कार्यक्रम के दौरान हैदराबाद के निजाम का जिक्र किया, अत्याचारों के बारे में बताया, दलितों वंचितों के जबरन धर्म परिवर्तन का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस और एसपी ना तो सम्मान करती है बाबा साहेब का और ना ही संविधान का। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने संविधान को अपनी ढाल बताया और पीडीए के नए कुरुक्षेत्र की बात कही। इससे पहले मायावती दलित और मुसलमान वोटर्स को लेकर बयान दे ही चुकी हैं। तो सवाल यह कि आखिर सीएम योगी ने निजाम के बहाने किस पर प्रहार किया और क्या अंबेडकर मंत्र से मायावती और अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ेगी? महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।